नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। आज माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में भागीदारी करने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत को लॉन्च करते हुए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को उनकी मिट्टी से जोड़ने और उनसे संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। PBD 2021 की विषय वस्तु आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 16वें PBD सम्मेलन तक जारी रहने वाले 5 PBD सम्मेलनों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 2020-21 में किया जा रहा है। पहले सम्मेलन का आयोजन 9 दिसंबर 2020 को किया जाएगा, जिसका विषय है भारतीय संस्कृति के संवर्धन में डायस्पोरा की भूमिका। दूसरे सम्मेलन का आयोजन 10 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। विषय है MSME को बढ़ावा देकर 5 ट्रिलियन की आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्यीकरण, डायस्पोरा, व्यावसायिक नेताओं तथा CEOs के साथ संवाद। तीसरे सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर 2020 को किया जाएगा, जिसका विषय होगा क्षेत्रीय PBD GCC प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। चौथे सम्मेलन का आयोजन 21 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। विषय होगा इंडिया एट 75 का प्रदर्शन करने के लिए मीडिया तथा मनोरंजन साझेदारी का निर्माण। युवा मामलों तथा खेल मंत्रालय के सहयोग में 5वें सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी 2021 को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से भारत के युवा विजेताओं तथा डायस्पोरा युवा विजेताओं को एक साथ लाने पर युवा PBD विषय के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल संभावना बहुत अधिक है तथा मोबाइल तकनीक के कारण भारत समाज के निर्धन तथा संवेदनशील वर्गों की सहायता करने के योग्य हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाली प्रौद्योगिकी क्रांति से जीवन को हम कैसे उन्नत बना सकते हैं, इस पर विचार करना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा, बेहतर सूचना और हमारे किसानों के लिए अवसर, छोटे व्यापारियों के लिए बाजार की बेहतर पहुंच जैसे कुछ लक्ष्य हैं, जिसे डिजिटल प्रौद्योगिकी से हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिन के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जबकि ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 33,000 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। देश में अब तक करीब 91,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14 करोड़ 78 लाख जांच की जा चुकी है। कल 8 लाख से अधिक जांच की गई।
ब्रिटेन आज कोविड-19 की वैक्सीन जारी करने वाला पहला देश बन जाएगा। सरकार के अनुसार कोविड वैक्सीन आज शुरू में अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इसे डॉक्टरों के क्लिनिक में वितरित किया जाएगा। ब्रिटेन ने पिछले सप्ताह फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने पिछले सप्ताह बयान में कहा था कि सरकार केयर होम में रहने वाले लोगों के टीकाकरण की मुख्य चुनौती से निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, केयर होम के कर्मचारियों और वहां रहने वाले लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता दे रही है। ब्रिटेन ने 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। एक सप्ताह के अंदर करीब 8 लाख टीके उपलब्ध होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में अनिवार्य टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। संगठन ने कहा कि विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार से अधिक हो गई है। इसलिए जागरूकता अभियान चलाना और चिकित्सा कर्मियों तथा बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराना ज्यादा प्रभावी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में टीकाकरण संबंधी कार्यों के निदेशक केट ओब्रायन ने कहा कि कुछ ऐसे देश या कुछ देशों में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां ज्यादा टीकाकरण की आवश्यकता हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO फाउंडेशन के लिए भारतीय मूल के अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सोनी अगले वर्ष 1 जनवरी से इस संस्था के औपचारिक CEO के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसुस ने सोनी को वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक साबित किया हुआ अन्वेषक कहा है, जिन्होंने HIV, एड्स तथा अन्य संक्रामक रोगों से प्रभावित समुदायों की सेवा में 2 दशक बिताए हैं। WHO फाउंडेशन का कहना है कि अपनी नई भूमिका में सोनी सभी के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के इसके अभियान में WHO को समर्थन देने वाली नवोन्मेषी साक्ष्य आधारित पहलों में निवेश करने के लिए फाउंडेशन के कार्य में गति देंगे। सीमा शुल्क के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2020 के पहले 11 महीनों में भारत को होने वाले चीन के निर्यातों में 13% की गिरावट के साथ कमी आना लगातार जारी है। बहरहाल इस अवधि में भारत से चीन के आयातों में 16% की वृद्धि हुई है। सोमवार को जारी किए गए सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी से नवंबर महीने में भारत को $59 बिलियन की लागत के उत्पादों का निर्यात किया, जो सामान्य से 13% कम है। स्टेट मीडिया ने बताया कि इस वर्ष पहले 10 महीनों की 16.2% की गिरावट में थोड़ी कमी आई है। पहले 11 महीनों में भारत से होने वाले चीन के आयातों में लगभग $19 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण व्यापार घाटे में लगभग $40 बिलियन के साथ 16% की कमी हुई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस अंकटाड का वर्ष 2020 का निवेश संवर्धन पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। ये पुरस्कार कल जिनेवा में अंकटाड के मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत दुनिया भर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ एजेंसियों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों के कार्य के आधार पर किया जाता है। भारत और इजराइल के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य, पासपोर्ट और वीजा सचिव संजय भट्टाचार्य और इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक अलोन उशीप ने की। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और साइबर सुरक्षा के सामरिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण पर संयुक्त रूप से विकसित कृषि उत्कृष्टता केंद्र, पायलट परियोजना में सफलता की गाथाओं और अहमदाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता केंद्र और प्रौद्योगिकी तथा इजराइल के स्टार्टअप नेशंस सेंट्रल के बीच घनिष्ठ सहयोग की सराहना की गई।
दोनों पक्षों ने आगे संयुक्त शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य की सुविधा के लिए भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास और तकनीकी नवाचार निधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इजराइल साइंस फाउंडेशन फंड की सहायक भूमिका की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम एम्मानुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के लिए अपनी संवेदना प्रकट की तथा आतंकवाद, चरमपंथवाद और कट्टरवाद के विरुद्ध लड़ाई में फ्रांस को भारत की ओर से पूर्ण समर्थन देने संबंधी बात दोहराई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 टीकों को ले सकने के सामर्थ्य तथा इसकी पहुंच में सुधार करने, कोविडोत्तर आर्थिक रिकवरी, भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा, बहुपक्षवाद का सशक्तिकरण तथा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता समेत आपसी हितों के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चाएं की। हाल के वर्षों में भारत फ्रांस की सामरिक साझेदारी में जो बढ़ोतरी हुई है उसे और गहरा तथा सशक्त बनाने पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई तथा कोविडोत्तर काल में निरंतर निकटता से एक साथ काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने जन स्वास्थ्य की स्थिति के सामान्य होने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों का भारत में स्वागत करने की अपनी इच्छा जताई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के वर्चुअल शिलान्यास करते हुए ये कहना कि पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण संभव नहीं है, ये अमर उजाला की पहली खबर है। अखबार ने उनके इस बयान को भी छापा है कि लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो रहा है देश। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है बोझ बन चुके कानूनों में सुधार अब जरूरी। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के इस बयान को स्थान दिया है कि कोरोना वायरस रोधी टीके में अब ज्यादा देर नहीं, और जनसत्ता की सुर्खी है कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल के लिए अब सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगी मंजूरी। दैनिक भास्कर की पहली खबर है नए संसद भवन के शिलान्यास को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन निर्माण कार्य पर लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की खबर है 21 दिसंबर को दिखेगा अद्भुत नजारा, बृहस्पति और शनि ग्रह का 800 साल बाद दुर्लभ मिलन। पत्र लिखता है भारत से भी देखा जा सकता है इसे। हिंदुस्तान कहता है जलवायु खतरे से निपटने वाले शीर्ष देशों में भारत बरकरार। पत्र के अनुसार भारत लगातार दूसरी बार स्थान बनाने में सफल रहा। अमर उजाला ने पहाड़ों पर हिमपात शीर्षक से लिखा है कोहरे में लिपटा रहा दिल्ली एनसीआर। इसके अलावा कई भारतीय अखबारों ने अपने संपादकीय लेखों में विभिन्न विषयों को स्थान दिया है। आइए एक नजर डालते हैं पंजाब केसरी पर। दैनिक पंजाब केसरी अपने ई संस्करण के संपादकीय में कहता है कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के समय से ही वहां के शासकों ने भारत के विरुद्ध प्रत्यक्ष और छद्म युद्ध छेड़ रखा है। वो सीमा पार स्थित प्रशिक्षण शिविरों में अपने पाले हुए आतंकियों को विध्वंसक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर और उनकी भारत में घुसपैठ करवाकर देश में रक्तपात कराने के अपने प्रयास लगातार जारी रखे हैं। समय समय पर पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ और उनसे बरामद हथियारों और अन्य वस्तुओं पर पाकिस्तान और चीन के चिन्हों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों में पाकिस्तान और चीन दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। 7 अक्टूबर को शोपियां में पुलिस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। 12 अक्टूबर को रामबाग श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया। 16 नवंबर को दिल्ली के सराय काले खां इलाके में पुलिस के विशेष सेल ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों अब्दुल लतीफ मीर और मोहम्मद अशरफ खटाना को गिरफ्तार करके दिल्ली में हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया। 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बान टोल प्लाजा के निकट जैश ए मोहम्मद के ही 4 आतंकवादियों को सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने मार गिराया।
उनसे बरामद अनेक हथियारों पर साफ तौर पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। ये पिछले कई वर्षों के दौरान बरामद की गई अवैध हथियारों की सबसे बड़ी खेप थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वर्ष की ये दूसरी मुठभेड़ थी और इससे पहले जनवरी में सुरक्षा बलों ने एक ट्रक के भीतर छिपे हुए 3 आतंकियों को मार गिराया था। और अब दिल्ली एनसीआर में जारी किसान आंदोलन के दौरान 7 दिसंबर तड़के दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों की एक और बड़ी साजिश को विफल करते हुए 5 खतरनाक आतंकवादियों को शकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और इस दौरान 13 राउंड गोलियां फायर हुई। गिरफ्तार हुए आतंकवादियों की पहचान शब्बीर अहमद, अयूब पठान, रियाज राठर, गुरजीत सिंह और सुखबीर सिंह के तौर पर हुई है। इनमें से 2 का संबंध पंजाब के गुरदासपुर से है और 3 अन्य का संबंध कश्मीर से। इनसे 2 कारें भी जब्त हुई हैं जिनमें ये यात्रा कर रहे थे। इनमें से 2 आतंकी 16 अक्टूबर 2020 को तरन तारण में पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या में भी शामिल थे और इनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद, 3 पिस्तौल, 2 किलो हेरोइन और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से संबंध पता लगाने की कोशिश में है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के नार्को टेररिज्म समूह का समर्थन प्राप्त है। श्री कुशवाहा ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये कबूला कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पंजाब के विरुद्ध साजिशें रच रही है। ये एक चेतावनी है क्योंकि जहां एलओसी के पार लॉन्च पैड्स पर लगभग 300 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए मौके की तलाश में हैं, वहीं पाकिस्तान और चीन भारत के हालात बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। जो नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों से बरामद पाकिस्तान और चीन के हथियारों और अन्य वस्तुओं से भी स्पष्ट हुआ था। अखबार कहता है कि उल्लेखनीय है, आमतौर पर आतंकवादी हमला करने के लिए वो समय चुनते हैं जब सुरक्षा बलों में कुछ सुस्ती छाई होती है। इसलिए ज़रूरी है ऐसे अवसरों पर हमारे सुरक्षा बल विशेष रूप से चौकन्ने रहें ताकि उनकी असावधानी का लाभ उठाकर शत्रु उन पर ऐसे हमले कर ही ना सके। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता, विषय अफगान शांति वार्ता, आशा की किरण। आलेख अफगान सामरिक मामलों की विश्लेषक डॉक्टर प्रियंका सिंह का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 8 दिसंबर 2020 के लिए। महीनों चलने वाली गहन बातचीत के बाद अफगान सरकार और तालिबान के बीच बहुप्रतीक्षित वार्ता सही मोड़ पर पहुंचती हुई लगती है। दोनों पक्ष समझौता वार्ता को लेकर एक ऐसी सहमति तक पहुंचे हैं जो निकट भविष्य की वार्ता का एजेंडा तैयार करने का आधार होगी। हिंसाग्रस्त राष्ट्र में संघर्ष विराम सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भी एक समझौता किया गया है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जुल्मे खालिजाद के अनुसार 3 पृष्ठों वाले दस्तावेज में अफगानिस्तान की भावी राजनीति और लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापक संघर्ष विराम लागू करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं लिखे गए हैं। इसी साल सितंबर में दोहा में शुरू हुई अमेरिकी समर्थन वाली वार्ता वार्ताकार पक्षों के बीच असंगत मतभेदों के चलते अवरुद्ध हो गई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार की वैधता को जोरदार ढंग से नकार दिया था। इसी तरह तालिबान की मंशा को लेकर भी लगातार शंकाएं बनी रहीं। अफगान सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हो जाने के बाद भी तालिबान लगातार अफगान सुरक्षा बलों और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं पर हिंसक हमले करता रहा। वार्ताकार पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि एजेंडा के मुद्दों की तैयारी के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समिति बनाई जाएगी। शांति वार्ता को लेकर व्याप्त तमाम निराशाओं के बावजूद इस घटनाक्रम का हर किसी ने स्वागत किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस आरंभिक समझौते को प्रमुख मील का पत्थर बताते हुए साझे पहलुओं तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की दृढ़ता और इच्छा शक्ति की सराहना की।
साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि अमेरिका सरकार अफगानिस्तान में हिंसा समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हर तरह का सहयोग करेगी। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की दूत डेबोरा लियोन्स ने भी इस समझौते को ऐसा सहायक कारक बताया है जो युद्ध त्रस्त राष्ट्र में शांति स्थापित करने में मदद करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस सकारात्मक घटनाक्रम को भविष्योन्मुखी करार दिया है। दोनों पक्षों का किसी भी स्तर पर सही लेकिन आम सहमति पर पहुंचना महत्वपूर्ण परिणाम सामने ला सकता है। ये देखना रुचिकर होगा कि आगामी बाइडेन प्रशासन इस प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाएगा। अमेरिका में हुए चुनावों से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 2021 में जनवरी माह तक अमेरिकी बलों की संख्या में भारी कमी आएगी। उनकी ये घोषणा किस हद तक पूरी होगी अभी ये देखना बाकी है, लेकिन फिर भी दोहा में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता से अच्छा परिणाम सामने आया है और श्री बाइडेन द्वारा इसकी अनदेखी किया जाना काफी मुश्किल होगा। अफगानिस्तान में अभी भी हालात डामाडोल हैं। तालिबान और अमेरिका के बीच हुई सहमति के अनुसार मई 2021 तक देश से विदेशी बलों की पूर्ण वापसी होगी, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान लड़ाके आतंकी और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा हालात में ये मुश्किल ही लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के चले जाने के बाद अफगानिस्तान में तुरंत स्थिरता और शांति बनी रह सकेगी। जहां तक भारत की बात है तो ये सदा ही शांति वार्ता का पक्षधर रहा है। सितंबर में दोहा वार्ता के उद्घाटन के समय इंटरनेट के माध्यम से अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर जोर दिया था कि सैद्धांतिक रूप से ये अफगान नेतृत्व वाली, अफगान नियंत्रित, अफगानिस्तान के अधिकार वाली वार्ता होनी चाहिए। इसलिए भारत स्पष्ट रूप से अपना सहयोग व्यक्त करता है। विवादों और झगड़ों में फंसे देश में भारत ने बहुत निवेश किया है, इसलिए अफगानिस्तान की शांति भारत के लिए अहमियत रखती है। कुछ समय पहले ही भारत और अफगानिस्तान ने काबुल के नजदीक चाहर आसियाब पर शहतूत बांध निर्माण संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बांध परियोजना से इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस समझौते से हालांकि पाकिस्तान के नाखुश होने की खबरें भी आईं। ये स्पष्ट है कि भारत और अफगानिस्तान युद्ध से क्षत विक्षत देश में विकासीय और पुनर्बहाली प्रयासों की दिशा में बहुत से स्तरों पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान इन प्रयासों को बेकार करने की कोशिश करता रहेगा। इस संदर्भ में भारत और अफगानिस्तान दोनों को ही पाकिस्तान की ओर से पैदा की जा सकने वाली परेशानियों को लेकर सतर्क तथा सचेत रहते हुए अपने फैसलों पर दृढ़ता से टिके रहना होगा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।